जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम. Hope you all are fine and safe. In the last lecture, we have discussed about the wrist and hand pathologies. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, we need to discuss something with you, sir, regarding our short oral viva. जी मतलब सर हम लोग आपको ये कहना चाह रहे हैं, एक तो इसकी वेटेज 25% है, सर दूसरा वी हैव अ लॉट ऑफ वाइवास गोइंग ऑन, a lot of them. Yours is on 21, we have one on 19, one on 18, one on 16, one on 22, and a final exam on 24. So the syllabus is सर too much for us to cover. सर एससीपी का हमारा पेपर है, हमारा फार्मा का वाइवा है, सर इलेक्ट्रो का वाइवा है, हमारी 3 असाइनमेंट्स भी इसी वीक में है। तो सर हमारे लिए आपने स्पाइन भी दिया है, एल्बो भी दिया है और रिस्ट भी दिया है। हमें इशू नहीं है कि हम कर नहीं सकते, मगर टाइम कम है, तो आप कम से कम थोड़ा सा सिलेबस कम कर दें सर प्लीज। चाहे आप दो उसमें Please, sir. इंटरवल्स में ले लें। सर ठीक है आप बेटा. ऐसा कर, सर आप एक रिस्ट और एल्बो हमसे भी ले Yes, लें। sir, please. ठीक है बेटा, एक टॉपिक निकल जाएगा इसमें से. आई विल सेंड यू एन ईमेल. ठीक है. So please kindly mention the lectures that would be included according to the topic, and sir यस book pages. That would be यस great. आई विल. ठीक है, मैं स्पाइन के भी लेक्चर्स को मेंशन कर दूंगा. ठीक है, लेक्चर So we नंबर्स don't को. want the spine in the quiz, na? Kindly just skip the spine and we can do wrist and elbow. Would be fine with that. सर पहले स्पाइन हम लोग रिस्ट और एल्बो कर लेते हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट इंटरवल में जो वाइवा लेंगे हम उसमें स्पाइन भी दे देंगे। स्पाइन इज इम्पोर्टेंट एज आप लोगों ने जो अभी तक दिया है स्पाइन में वो क्विज ही दिए ना. एमसीक्यूज करना सॉल्व करना समथिंग एल्स. लेकिन स्पाइन इम्पोर्टेंट है आपकी. आपके फाइनल वाइवा के लिए बहुत आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी. आपको पता चल जाएगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्पाइन में. ठीक है. Sir, बताइए एक सो और issue है. Sir, our recordings are not available to us from lecture 7 and onwards. Sir, मैंने there was a जी मैंने कल रात बैठ के आप लोगों की सारी रिकॉर्डिंग्स रिकवर की हैं. मैं इंशाल्लाह ताला यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है. It will thank you, take a sir. lot more time to actually recover those recordings as well as to download on my personal computer. So that's why it is taking a much more time. So just wait a day or two. ठीक है, इसमें आप लोगों को लिंक सारे सेंड हो जाएंगे. ठीक है, और यूट्यूब पर जब अपलोड करूंगा. ठीक है बेटा. Okay, sir. और Excuse me. आप लोगों के टॉपिक्स कम हो जाएंगे. ठीक है. ये भी आप लोगों की बात मान लेता हूँ. ठीक है. और मैंने एक जो बात कहनी थी, अभी जो मैंने आप लोगों को डेट्स बताई हैं रिगार्डिंग योर ओरल टेस्ट. ठीक है, इसमें मैं ये करूँगा कि आप लोगों के ग्रुप्स बना दूंगा. ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में 100 बच्चों को कवर करना मुश्किल हो जाएगा. और दूसरा ये कि कुछ बच्चे इंतज़ार करते रहेंगे. ठीक है, और उनको ये भी नहीं होगा कि हमारा किस टाइम पर होगा और किस टाइम पर नहीं होगा. सो आई विल मेक ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स की आप लोगों को टाइमिंग बता दी जाएगी. ठीक है, या आप लोगों की 1 बाय 1 टाइमिंग बता दी जाएगी कि जी ये आप लोगों की टाइमिंग होगी. आप लोगों ने इस टाइम पे ऑनलाइन रहना है. ठीक है. सो इट विल ऑल्सो मेक योर टाइम लेस कंज्यूमेबल. ठीक है, आप लोगों का टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा. डेट्स वाई ग्रुप्स बनाएंगे. ठीक है, और मैं आप लोगों को टाइम सेंड कर दूंगा. ठीक है, और वो हम ये होगा कि 2 और 3 डेज के अंदर एक सेक्शन को कवर कर लेंगे. ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक ही सेक्शन में बैठूं और सब बच्चों को कवर करूं. ठीक है, तो इट विल टेक 2 और 3 डेज टू कवर ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन अ सिंगल सेक्शन. ठीक है. ठीक हो गया बेटा, आप लोगों को सारी लिस्ट भेज दूंगा. ठीक है. Okay, sir. सो लेट्स स्टार्ट. आज मैं आप लोगों का लेक्चर भी नहीं बना सका. ठीक है, वो आप लोगों को लेक्चर अपलोड हो जाएगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक्स. ठीक है. In last lecture we have talked about the pathological conditions of wrist and hand. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 4 conditions की बात की थी. The first one was the rheumatoid arthritis. The second one was osteoarthritis. The third one was traumatic arthritis. And the fourth one is post-immobilization arthritis. Osteoarthritis, post-immobilization arthritis, and traumatic arthritis, they are they have a similar characteristics.
ठीक है, but the reason is different for the degeneration to get start, ठीक है। So उसमें फिर हम लोग ने बात की थी आर्थ्रोप्लास्टी की, ठीक है, कि किस तरीके से आर्थ्रोप्लास्टी की जाती है, प्रोसीजर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। We have talked about the indications, contraindications, absolutes and relatives contraindications, ठीक है। We have talked about the precautionary measures taken after the arthroplasty, and at the last we have talked about the tendon repair, ठीक है। There were 4 types, there were 4 procedures related to the tendon repair. So here we are going to start with the injuries, ठीक है, that occur as a result of trauma, ठीक है। Traumatic injuries, as you all know that there are आप सब लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके हाथों पर बहुत ज़्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं। वो मैनुअल वर्कर्स कोई मजदूर हो, ठीक है, या कोई और कोई काम करता हो जो मैनुअली अपने हाथों के साथ करता है, ठीक है, कोई मशीन में किसी फैक्ट्री के अंदर कोई हैवी मशीनरी को कंट्रोल किया जा रहा हो, ठीक है, तो ज़्यादातर हाथ की इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं मैनुअल वर्कर्स के अंदर जो अपने हाथों के साथ काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, अपने हाथों के साथ जो इंसान काम कर रहा है, ठीक है, देयर आर चांसेस कि उसके हाथों की इंजरीज पॉसिबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हाथों में कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लेसरेशन, ठीक है, लेसरेशन हो सकती है, स्टैब वुंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि आपके पास गन शॉट्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर इसी तरीके से कोई किसी हैवी मशीनरी के अंदर, ठीक है, किसी हैवी वेट के अंदर या किसी हैवी वेट के नीचे हाथ का आ जाना, ठीक है, जो कि कंप्रेशन इंजरी कॉज कर सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सो वो कहते हैं कि व्हाट विल हैपन, ठीक है, इफ देयर इज अ लेसरेशन, ठीक है, वो कहता है कि या इफ देयर इज अ ट्रॉमेटिक इंजरी, वो कहते हैं देयर आर चांसेस कि या तो आपके फ्लेक्सर टेंडन्स का रप्चर हो जाए या फिर आपके डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर एक्सटेंसर टेंडन्स का रप्चर हो जाए, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर डॉर्सल एस्पेक्ट के ऊपर कोई चीज लेसरेशन हुई है या स्टैब वुंड हुआ है या फिर गन शॉट हुई है, तो देयर इज अ चांस कि जो आपके एक्सटेंसर टेंडन्स है उनका रप्चर हो जाए। अगर वॉलर एस्पेक्ट के ऊपर हुई है तो फ्लेक्सर टेंडन्स के रप्चर होने का बहुत कॉमन चांस है, ठीक है। सो द लेसरेशन, ठीक है, ऑफ द वोलर लेसरेशन अलोंग द वोलर सरफेस ऑफ द रिस्ट, अलोंग द वोलर सरफेस ऑफ द हैंड, इट इज कॉमन, ठीक है। अब होता क्या है, वो कहते हैं कि ऑब्वियसली आपके जो फ्लेक्सर टेंडन्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, और जो डैमेज है वो डिपेंड करता होता है 2 चीजों के ऊपर, लोकेशन के ऊपर और डेप्थ के ऊपर, कि जो आपका वुंड है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वेदर इट इज ऑन द Excuse me, sir. जी बेटा। Sir, slide show नहीं होगी। नहीं बेटा, मैंने आप लोगों को भी यही बताया कि मैं आप लोगों का लेक्चर नहीं बना सका, ठीक है, वो आप लोगों का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों के पास पेज हो और आप लोग राइट अप कर लो साथ में पॉइंट्स, ठीक है, तो फिर आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। सर, हमें कैमरे में आप नजर नहीं आ रहे। जी नजर आ रहा हूँ आप? सर, आधे आधे। जी बेटा, अब नजर आ रहा हूँ? जी सर। अच्छा जी, सो द फर्स्ट वन वी वर टॉकिंग अबाउट के वोलर एस्पेक्ट के ऊपर लेसरेशन इंजरीज दे आर कॉमन, ठीक है, एंड इफ देयर इज अ वोलर इंजरी, ठीक है, ऑफ द रिस्ट और द हैंड, फ्लेक्सर टेंडन्स दे इजीली गेट रप्चर्ड, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डैमेज है वो डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर, ठीक है, कि फ्लेक्सर टेंडन्स का जो डैमेज है वो कितना होगा, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज द लोकेशन, कि लोकेशन क्या है, एंड द सेकंड वन इज द एक्सटेंट ऑफ द और द डेप्थ ऑफ द इंजरी, ठीक है। सो इफ देयर इज अ डीप वुंड और इफ देयर इज अ डीप स्टैब और इफ देयर इज अ डीप लेसरेशन, ठीक है, देन वेस्कुलर इंजरीज भी हो सकती हैं,
पेरिफेरल नर्व इंजरीज भी हो सकती हैं और स्केलेटल मसल्स की इंजरीज भी हो सकती हैं, या स्केलेटल बोन्स, ठीक है, जो आपके बोन्स हैं वो भी इंजर्ड हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है उनका। And the location, if the location is along the carpal tunnel या above the carpal tunnel, तो obviously आपके जो extrinsic muscles हैं, ठीक है, that are originating from the medial epicondyle, they have the chance to get ruptured. And if the location is along the palm of the hand, ठीक है, or distal to the wrist joint along the palm or along the fingers, then obviously the intrinsic muscle fibers they have the chance, ठीक है, सही है, उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कि उनके रप्चर हो जाएं। एंड इफ द फिंगर्स, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व, then the flexor digitorum profundus, flexor digitorum superficialis, those muscles that have their insertion along the fingers, whether it is a middle phalanx or whether it is a proximal phalanx, ठीक है, और the distal phalanx, यहाँ पर जिन मसल्स की इंसर्शन हो रही है that is flexor digitorum profundus and flexor digitorum superficialis, तो उनके टेंडेंस का रप्चर हो सकता है, ठीक है। सो द लोकेशन डज मैटर एज वेल एज द डेप्थ डज मैटर, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो टेंडन इंजरीज हैं, ठीक है, ये क्लोज्ड इंजरीज के रिजल्ट में भी हो सकता है। देखें, दो चीजें हैं, द फर्स्ट वन इज इफ देयर इज एन ओपन इंजरी, जिसकी मैंने पहले बात की, इफ देयर इज एन ओपन वुंड, ठीक है, जिसकी मैंने पहले बात की है कि जी स्टैब हो सकता है, लेसरेशन हो सकती है, या फिर गन शॉट हो सकती है, सो दैट इज एन ओपन वुंड, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आपके टेंडन इंजरीज हैं, ठीक है, इट कैन आल्सो ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्लोज इंजरी, ठीक है। क्लोज इंजरी का मतलब क्या है कि स्किन इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, but your tendons can ruptured either due to the previously present injury or due to the previously present any pathological condition, for example जैसे rheumatoid arthritis है, तो rheumatoid arthritis में obviously जो आपके tendons होते हैं they will become weaker, ठीक है, और अगर उनके ऊपर कोई ऐसी force exert हो, ठीक है, तो they have the equal chance to get ruptured as in open wound, ठीक है। So that's why it can also occur as a result of a closed injury, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपकी वोलर सरफेस है, ठीक है, उसको हम लोग 5 जोन्स में डिवाइड करते हैं। कितने जोन्स में डिवाइड करते हैं? 5 जोन्स में। और जो थंब की वोलर सरफेस है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 जोन्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा ये याद रखना है कि जो वोलर सरफेस की जो आपकी 5 जोन्स हैं, ठीक है, आपने स्टार्ट करना है टिप ऑफ फिंगर से स्टार्ट करना है और प्रॉक्सिमली मूव करना है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है? फर्स्ट जो जोन है वो कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप? टिप ऑफ फिंगर से स्टार्ट करके कहां तक लेके प्रॉक्सिमल एरिया तक लेके जा रहे हो, टुवर्ड्स द एल्बो, ठीक है, वहां तक आपने लेके जाना है। सो द वोलर एस्पेक्ट जो फर्स्ट जोन है, ठीक है, इट विल इंक्लूड दीज टिप ऑफ फिंगर्स, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, 2 रेफरेंस पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, कि जोन 1, अब मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए ये क्या कह रहा हूं कि जो टिप ऑफ फिंगर्स हैं, ठीक है, ये किस जोन में आ रही हैं? जोन 1 के अंदर आ रही हैं, ठीक है। दीज ऑल द टिप्स, ये जो मेरी PIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, DIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, ये टिप से लेके DIP तक क्या है आपका फर्स्ट जोन है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो सेकंड जोन है, ठीक है, इट इज फ्रॉम द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट टुवर्ड्स द डिस्टल पाल्मर क्रीज, ठीक है। ये जो पाम की जो डिस्टल क्रीज है, जब मैं हाथ को फ्लेक्स करता हूं तो ये जो क्रीज बनती है पाम के अंदर, ठीक है, यहां तक आपका सेकंड जोन है। जो थर्ड जोन है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस डिस्टल क्रीज से लेके, ठीक है, टिल द कार्पल टनल, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं, ये दिस वन इज द फर्स्ट जोन, ठीक है, दिस वन इज द सेकंड जोन, ठीक है। डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट से लेके जो डिस्टल पाल्मर क्रीज है यहां तक सेकंड जोन हो जाएगा। डिस्टल पाल्मर क्रीज से लेके टिल द कार्पल टनल, दिस इज द थर्ड जोन। कार्पल टनल के ऊपर जो एरिया है, दिस वन, ठीक है, दिस इज द फोर्थ जोन।
और कार्पल टनल से बियॉन्ड टिल योर एल्बो जॉइंट और टिल द ओरिजिन ऑफ द एक्सट्रिंसिक मसल फाइबर्स, एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर टेंडन्स, मीडियल एपिकोंडाइल तक, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा जोन? 5th जोन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको जोन में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम जोन में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्या क्या डिफॉर्मिटीज पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, हमने कैसे कैसे उन डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करना है और हमने इनको किन किन पोजीशंस में इमोबिलाइज करना है आफ्टर द रिपेयर, ठीक है, फिर हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है आफ्टर द रिपेयर। सो दैट्स व्हाई दिस डिवीजन makes it convenient for us, ठीक है, due to determine the type of the immobilization, the extent of immobilization, the position of immobilization, ठीक है, as well as the type of the surgical repair which we required to repair these tendons, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई, ठीक है। Now, if we talk about the thumb, ठीक है, the volar aspect of the thumb, we divide the volar aspect of the thumb into the 3 zones, ठीक है। सेम टू सेम टिप ऑफ थंब से लेके इंटरफ्लेंजियल जॉइंट तक, ठीक है, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट तक जो आपका जोन होगा दैट इज जोन 1, ठीक है। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट से लेके फर्स्ट मेटाकार्पल तक, ठीक है, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट से लेके आपकी फर्स्ट मेटाकार्पल तक ये आपका सेकंड जोन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट जोन है दैट इज फ्रॉम द टिप टिल द फर्स्ट इंटरफ्लेंज, एक ही इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, सो टिल द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट दिस इज जोन 1, दिस वन, ठीक है। इंटरफ्लेंजियल जॉइंट से लेके, ठीक है, ये आपका जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है इसके जस्ट प्रॉक्सिमली, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि नेक ऑफ द मेटाकार्पल, नेक ऑफ मेटाकार्पल तक सेकंड जोन हो जाएगा, और फिर मेटाकार्पल से लेके टिल द कार्पल बोन और टिल द कार्पल टनल, ठीक है, ये आपका कौन सा जोन हो जाएगा? थर्ड जोन हो जाएगा, ठीक है। तो थंब के लिए 3 जोन्स हैं, वोलर एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स, द पाम, द रिस्ट एंड द फोरआर्म, इसमें आपके पास 5 जोन आ जाते हैं, ठीक हो गया। यहां तक बात की समझ आ गई है। अब वो कहता है कि जो आपका जोन है, जितने भी आपकी लेसिरेशन इंजरीज हैं, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली जो आप अगर फ्लेक्सर टेंडन्स जो हैं वो आपके डैमेज हो रहे हैं या फ्लेक्सर टेंडन्स का रप्चर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो रिपेयर होगा वो सर्जिकल इंटरवेंशन ही होगी, ठीक है। वो कहते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो ऑब्वियसली उसमें ओपन किया जाएगा, ठीक है, स्किन को कट लगा के ओपन किया जाएगा, और जो जो टेंडन्स रप्चर हैं उन टेंडन्स को क्या किया जाएगा? आपस में सुचर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर, जो हम लोगों ने टेंडन रिपेयर में पढ़े हैं कि जी 4 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि जो सेकंड जोन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नो मैन जोन। इसको कौन सा जोन बोलते हैं? नो मैन जोन, ठीक है, मतलब वहां पे कोई नहीं जा सकता। सिंपल अगर लेमैन लैंग्वेज में देखा जाए, नो मैन जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता, ठीक है। सो सेकंड जोन that is the most critical zone, ठीक है, in order to repair the ruptured tendons, ठीक है। why? there are 2 things, ठीक है। एक तो वो कहते हैं कि स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कंफाइंड होती है, ठीक है, बहुत आपको स्पेस पॉसिबल नहीं होती कि आप टेंडन्स को इजीली साइड पे मूव कर सको और रप्चर टेंडन्स तक जा सको, ठीक है, टू रिपेयर देम, ठीक है। और जो वो कहते हैं कि सेकंड है दैट इज के जी वेस्कुलर सप्लाई जो होती है उन टेंडन्स की, ठीक है, जोन सेकंड जोन के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, ठीक है। और उसके अलावा वो कहता है कि ये जितने भी आपके टेंडन्स हैं सेकंड जोन में, ठीक है, इनकी एडहेजन्स बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो they have 3 reasons, ठीक है, why the surgery in the second zone is critical, because of these 3 reasons। कि क्या है? एक तो स्पेस बहुत कम होती है, कंफाइंड होती है स्पेस, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी वेस्कुलर सप्लाई है वो बहुत कम होती है, और जो थर्ड चीज है वो क्या है कि आपके पास एडहेजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फोर्थ जोन है, ठीक है, ये जो कार्पल टनल का जो जोन है, ठीक है,
इसमें क्या क्या हो सकता है? वो कहता है कार्पल टनल के जोन में भी आपके जो टेंडन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जितने टेंडन्स क्लोजली पड़े होते हैं, अगर आप किसी एक टेंडन को रिपेयर करते हो तो उस टेंडन के क्लोज अप्रोक्सीमेटी की वजह से वहां पर एडहेजन्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। जो ग्लाइडिंग होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया? यहां तक बात की समझ आ गई है? जी बच्चों, समझ आ गई है? जोन्स की समझ आई है? फुल रिस्पेक्ट ऑफ यस सर। फिंगर्स, पाम्स। सर फोर्थ जोन की जो इंजरी है वो बता दें जरा। बेटा फोर्थ जोन में उसने कहा है इट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल बिकॉज ये कार्पल टनल का जोन है। कार्पल टनल में आप सबको पता है कि ऑब्वियसली आपकी कार्पल बोन्स हैं, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, और जितनी भी आपकी जो चीजें पास कर रही हैं, वेदर दे आर टेंडन्स, वेदर दे आर वेस्कुलर सप्लाईज, वेदर दे आर नर्व सप्लाईज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से करीब पड़े हुए होते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के पास से पास कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी टेंडन को वहां पर रिपेयर करते हो तो वो टेंडन जो है वो अपनी साथ वाली जितने भी टेंडन्स होंगे, वेसल्स होंगी या नर्व्स होंगे, उनके साथ क्या बना लेगा? एडहेशंस बना लेगा, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं फोर्थ जोन में जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया? सर ये जब हम जोन्स की बात करते हैं तो कंबाइन थंब और फिंगर्स को के लिए सेकंड जोन सेम होगा? कंबाइंड थंब और फिंगर के लिए सर ये जो सर्जिकल, सेकंड वाला जो आपने बताया है कि जो क्यों डिफिकल्ट है, तो सर ये थंब और फिंगर्स के लिए सेम होगा? हाँ, इसमें तो सिर्फ आपकी देखो, थंब में हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो 3 जोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम T1 कह देते हैं, T2 कह देते हैं, T3। हमने सिर्फ थंब की बात की है उसमें 3 जोन्स की। जो बाकी जितने भी जोन्स है ना, फर्स्ट जो आपके फिंगर्स, आपकी पाम और आपके जो रिस्ट है या फोर आर्म है, इसकी जो वोलर एस्पेक्ट है, इसके 5 जोन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये जो आप 1 2 3 4 5 है, ये आपका बाकी सारा एरिया कवर कर रहा है। जो T1 T2 T3 है, ये सिर्फ थंब को कवर कर रहा है, ठीक है। फोर्थ जोन जो है वो है ही किसके लिए? जो आपका फिंगर्स को, पाम को और रिस्ट को, फोर आर्म को कवर कर रहा है, उसमें फोर्थ जोन है। थंब में फोर्थ जोन नहीं है, थंब में सिर्फ 3 जोन्स हैं, ठीक है। यस सर। Now move towards the next thing। सर्जिकल रिपेयर जो है बेटा, सर्जिकल रिपेयर डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो फैक्टर है वो है आपके इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स में आपके पास फर्दर 5 फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। कितने फैक्टर्स आ जाते हैं इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स में? 5 फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? मैकेनिज्म क्या है इंजरी का, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी? मैकेनिज्म का मतलब क्या है? वेदर इट इज एन ओपन वुंड, वेदर इट इज अ क्लोज्ड वुंड, ठीक है। क्लोज्ड इंजरी है, ओपन इंजरी है। सेकंड क्या है? टाइप एंड लोकेशन ऑफ द इंजरी, ठीक है। ऑब्वियसली जो ओपन इंजरी होगी उसमें आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, दिस इज द टाइप, दिस इज द लोकेशन, ठीक है, एंड दिस इज द टाइप ऑफ द इंजरी, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई? जो ओपन इंजरी होगी उसको तो आप सिंपली देख के कह सकते हो ना कि इस लोकेशन में इंजरी हुई है, ठीक है। थर्ड वन क्या है? वो कहता है कि एसोसिएटेड स्किन डैमेज कितना हुआ है अगर ओपन इंजरी हुई है तो, ठीक है। फोर्थ वन वेसल्स, क्या वेसल्स इन्वॉल्व हुई हैं, क्या पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है, या फिर आपके बोन्स का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, फोर्थ फैक्टर। और जो फिफ्थ फैक्टर है वो है कि कितना टाइम गुजर गया है इनिशियल इंजरी को। ये जो इंजरी हुई थी ओपन इंजरी, इसको कितना टाइम गुजर गया। सो दीज 5 फैक्टर्स दे आर रिलेटेड टू इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। और ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये ऑब्वियसली डिटरमिन करेंगे कि सर्जिकल रिपेयर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आगे चल के बताता हूं कि जी कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सर्जिकल रिपेयर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। सर फोर्थ वाला फैक्टर क्या था? फोर्थ वाला था कि वेस्कुलर सप्लाई क्या है, नहीं वेस्कुलर सप्लाई क्या इंजर्ड हुई है, क्या पेरिफेरल नर्व्स इंजर्ड हुई हैं, ठीक है,
या जो लास्ट वन के आपकी मेटाकार्पल्स हैं या कोई बोन्स हैं, क्या वो फ्रैक्चर्ड हुई हैं या नहीं हुई, ठीक है। नाउ द सेकंड फैक्टर दैट इज सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब वो कहते हैं सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, उसमें आपके पास आ जाती है टाइमिंग ऑफ द रिपेयर, ठीक है, कि किस टाइम में रिपेयर किया गया है, इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, और आफ्टर अ डिलेड टाइम पीरियड, ठीक है, कब रिपेयर हुआ है। फिर सेकंड बात क्या है, वो कहता है कि जी कितनी स्टेजिंग सर्जरीज की जरूरत पड़ी है सर्जन को। स्टेजिंग सर्जरीज का मतलब क्या है, देखो बेटा आप लोग स्टेजेस में हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपकी सेकंड सेमेस्टर का स्टेज है, फिर थर्ड सेमेस्टर का स्टेज है, एंड सो ऑन टिल यू हैव बीन ग्रेजुएटेड, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द स्टेजेस जो कि आप लोग इजीली वन बाय वन कवर कर रहे हो। अब आप ऐसे तो नहीं ना कर सकते फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सीधा सिक्स सेमेस्टर पढ़ लो और सिक्स सेमेस्टर के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओ, ठीक है, नहीं पॉसिबल, दैट इज अ स्टेजिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कहता है कि कितनी स्टेजिंग सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। स्टेजिंग सर्जरीज क्या है कि सबसे पहले अगर आपने एक सर्जरी परफॉर्म किया तो उस सर्जरी में आप क्या करोगे, अंदर की सूरत हाल को जानते हुए आप सबसे पहले कुछ एक या दो चीजों को रिपेयर करोगे और उसके बाद पेशेंट को क्या कर दोगे, इमोबिलाइज कर दोगे कि जब ये ठीक हो जाए तो आपने दोबारा सर्जरी के लिए आना है। सेकेंड सर्जरी में आप क्या करोगे, उसी वुंड को खोलोगे और उसमें फिर जो फर्दर सुचरिंग आपने करनी होगी वो करोगे। एंड द थर्ड प्रोसीजर में इसी तरीके से वन बाय वन आपके क्या होगा, वुंड क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट रिपेयर हो जाएगा वुंड का। फर्स्ट टाइम जो सर्जरी हुई थी उसमें कुछ रिपेयर किया आपने, डीप स्ट्रक्चर्स रिपेयर किए हैं। फिर सेकंड में आपने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जस्ट अबव द डीप स्ट्रक्चर्स, और जो थर्ड है उसमें आपने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को रिपेयर कर दिया। तो दैट इज अ स्टेजिंग सर्जरीज। तो कहते हैं कितनी स्टेजिंग सर्जरीज की जरूरत है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सर्जरी रिलेटेड फैक्टर। फिर वो कहता है कि सर्जन के अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि वो उसकी सर्जिकल अप्रोच कितनी अच्छी है, ठीक है। सो द थर्ड फैक्टर डिपेंड्स ऑन द सर्जन एज वेल। जो थर्ड है सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स, उसमें आपके पास आ जाते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में एज क्या है, पेशेंट की मोटिवेशन कैसी है, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, ठीक है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है, और पेशेंट ने सर्जरी के बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है, कोई ऑक्यूपेशन ज्वाइन करना है जिसमें हाथ का बहुत कम काम हो या हाथ का बहुत ज्यादा काम हो। सो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, समझ आ गई। सो दीज थ्री फैक्टर्स दे एक्चुअली डिटरमिन कि कौन सी सर्जिकल रिपेयर पॉसिबल है। अब वो कहता है कि टाइमिंग जो है सर्जिकल रिपेयर की, दैट इज अ क्रिटिकल प्रोसीजर, दैट इज अ क्रिटिकल फैक्टर, ठीक है, इन द आउटकम ऑफ अ फ्लेक्सर टेंडन रप्चर। फ्लेक्सर टेंडन रप्चर के आउटकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टाइमिंग है, दैट इज अ क्रिटिकल प्रोसीजर। कहते हैं टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, दो रीजंस हैं। एक रीजन क्या है कि एक तो अगर टाइम ज्यादा होना शुरू हो जाए तो जो आपका डैमेज टेंडन है या जो आपका रप्चर्ड टेंडन है, इसके जो एंड्स होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। जब टेंडन्स डिग्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर ये एंड टू एंड मीट नहीं कर पाते, इनकी जो एंड टू एंड सुचरिंग होती है ये वीकेस्ट रहती है डिग्रेडेशन की वजह से। तो वो कहता है कि इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनके एंड्स को काटना पड़ता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जी जैसे हम लोग सुई में धागा डालने के लिए तो सबसे पहले धागे को कट करते हैं ना, ताकि इजीली पास कर जाए, क्योंकि जो धागा होता है, धागे का जो एंड होता है वो क्या होता है, डैमेज हुआ होता है, डिग्रेड हुआ होता है, उतना ज्यादा पैरेलल नहीं होते उसके फाइबर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जो टेंडन्स होते हैं उनको डैमेज टेंडन्स के एंड्स को काटना पड़ जाता है अगर टाइम डिले हो जाए सर्जरी का। फिर वो कहते हैं जो सेकंड रीजन है वो क्या है कि एक अगर टेंडन अगर जो रिपेयर है या जो सर्जरी है अगर वो डिलेड हो जाए तो अक्सर जो टेंडन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, रिट्रैक्ट कर जाते हैं,
ठीक है। ऑब्वियसली जो जो मसल्स हैं, ठीक है, जो बैली है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी, ठीक है, विद द अदर एक्टिविटीज, ठीक है, तो जो टेंडन होगा पहले, अगर वो पाम के अंदर मौजूद है वो टेंडन, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पाम से टेंडन क्या कर सकता है, रिट्रैक्ट करके फोरआर्म में जा सकता है। ठीक है, तो अगर फोरआर्म में चला जाएगा तो बेटा फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। So that's why the timing of the repair, that is a critical one। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जितनी जल्दी आपकी, अब आउटकम की बात कर लें, वो कहते हैं जितनी जल्दी आपकी इंजरी होगी उतना ही अच्छा आपका आउटकम होगा। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर तो आपने इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी रिपेयर कर लिया तो आउटकम मैक्सिमम होगा। अगर वो कहता है 10 दिन डिले भी हो गया, पहले फर्स्ट डे से लेकर 10th डे तक अगर डिले हो गई है सर्जरी, तो वो भी कहता है कि कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, इसका भी आउटकम कैसा ही होगा जैसा आपने इमीडिएट सर्जरी परफॉर्म करवाने के बाद जो आउटकम होगा वैसा होगा। मतलब 10 दिनों का भी अगर डिफरेंस पड़ जाए तो आउटकम में डिफरेंस नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर आउटकम आपका मंथ्स के जो आपका डिले है वो वीक्स या मंथ्स के ऊपर हो, तो आपका आउटकम जो होगा वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाए। ठीक है, और वो कहता है कि अगर वीक्स और मंथ्स तक आपने सर्जिकल रिपेयर को डिले कर दिए तो ऑब्वियसली जो आपके सुचर्ड एंड्स होंगे, ठीक है, आप फिर एंड टू एंड रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट रिपेयर बोलते थे ना, एंड टू एंड रिपेयर, ठीक है, वो आप नहीं परफॉर्म कर सकते। फिर आपको क्या डालना पड़ेगा, ग्राफ्ट डालना पड़ेगा, किसी और टेंडन का ग्राफ्ट लेके वो इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना। वो कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ अ रिपेयर देयर आर डिफरेंट रिपेयर टाइप्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द इमीडिएट प्राइमरी रिपेयर। इमीडिएट प्राइमरी रिपेयर ऐसा रिपेयर जो 24 घंटों के अंदर हो जाए आफ्टर द इंजरी। Immediate primary repair means a repair that has been occurred within the next 24 hours after the injury। ठीक है, फिर सेकंड है delayed primary repair। delayed primary repair का मतलब क्या है कि सेकंड डे से लेके स्टार्ट ऑफ द सेकंड डे से लेके 10th डे के एंड तक आफ्टर द इंजरी। ठीक है, आफ्टर द इंजरी सेकेंड डे से लेकर 10th डे के एंड तक अगर आप रिपेयर करवा लेते हो इस ड्यूरेशन में, तो डेट विल बी डिलेड प्राइमरी रिपेयर। ठीक है, द सेकंड वन इज द सेकेंडरी रिपेयर। सेकेंडरी रिपेयर का मतलब क्या है कि 11th डे से लेके 3 वीक्स तक, ठीक है, 21st डे तक, ठीक है, आप रिपेयर करवा लेते हो तो डेट विल बी सेकेंडरी रिपेयर। फिर वो कहते हैं लेट रिपेयर क्या है। लेट रिपेयर जो आपका 4th वीक के स्टार्ट से लेके, ठीक है, मंथ्स तक हो। ठीक है, जिसमें मंथ्स इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, 1 या 2 या 3 महीनों के बाद अगर हो रहा है स्टार्ट ऑफ 4th वीक से लेके, ठीक है, तो डेट विल बी अ लेट रिपेयर। फिर वो कहते हैं स्टेज रिपेयर। स्टेज रिपेयर का जैसे मैंने पहले बात की है, स्टेज रिपेयर क्या है, मल्टीपल सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं एट मल्टीपल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, उसको हम लोग स्टेज रिपेयर बोलते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात की समझ आ गई। अब वो कहता है कि कम्प्लेक्स फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज के लिए, कम्प्लेक्स फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज के लिए जो प्रोसीजर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हंटर 2 स्टेज रिकंस्ट्रक्शन विद पैसिव इम्प्लांट और एक्टिव इम्प्लांट। बेटा ये नाम याद कर लो कि कम्प्लेक्स फ्लेक्सर टेंडन रप्चर्स के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज करें, हंटर 2 स्टेज रिकंस्ट्रक्शन विद पैसिव और एक्टिव इम्प्लांट। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब वो कहता है कि ये जो हंटर 2 स्टेज रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, वो कहते हैं पहली स्टेज के अंदर जो आपके जो जी बेटा सर ये जो हंटर 2 स्टेज रिकवरी है ये सिर्फ फ्लेक्सर टेंडन की इंजरी के लिए होगी? हाँ जी, ओके सर। ठीक है। सो वो कहते हैं जो फर्स्ट स्टेज है, इस स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो आपके टेंडन्स हैं, ठीक है, टेंडन के जो एंड्स हैं जो डिग्रेड हो गए हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा।
ठीक है। उनको कट करने के बाद वो कहता है कि जो दोनों टेंडन्स के दरमियान, ठीक है, अब जो स्पेस बन जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने एंड्स को कट करना है तो क्या हो जाएंगे, टेंडन छोटा हो जाएगा, दोनों एंड्स क्या हो जाएंगे, शॉर्टर हो जाएंगे। अब आप उनको करीब तो ला के नहीं ना जोड़ सकते, जब करीब ला के जोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, टेंडन छोटा हो जाएगा। तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पैसिव इम्प्लांट डाल देते हैं। पैसिव इम्प्लांट का मतलब क्या है, उसको हम लोग हंटर इम्प्लांट भी बोलते हैं, सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक टेंडन रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वैसे ही एक हंटर रॉड होता है, ठीक है, जिसको इम्प्लांट, इस इम्प्लांट को नाम दिया गया हंटर रॉड का। सिलिकॉन का बना हुआ था, इस सिलिकॉन को हम लोग क्या कर देते हैं, उतने साइज का काट के जितना हमें लेंथ रिक्वायर्ड है उसको उन दो टेंडन एंड्स के दरमियान इंसर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं इस फायदा क्या होता है, हमें पैसिव इम्प्लांट रखने की क्या जरूरत है। अब वो कहता है कि जैसे ही हम पैसिव इम्प्लांट रखते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो आपके दोनों टेंडन एंड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर साइनोवियल शीट की कवरिंग आना शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि ये जो सिलिकॉन है, जो इम्प्लांट है, इसके ऊपर भी कवरिंग आ जाती है, ठीक है। वो कहते हैं फिर जो सेकंड स्टेप होता है, ठीक है, इसमें वो कहते हैं जो पहले स्टेप है इसमें वो कहते हैं कोई पुली आपके हैंड्स में डिफरेंट पुलीज काम कर रही होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई पुली अगर डैमेज हुई होगी इस इंजरी में तो उसको भी साथ में रिपेयर कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज वो कहते हैं 3 मंथ्स के बाद परफॉर्म करनी होती है। कितने मंथ्स के बाद परफॉर्म करनी होती है, आफ्टर 3 मंथ्स। ये जो स्टेज रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें पहली स्टेज आप आफ्टर द इंजरी परफॉर्म करो, और जो सेकंड स्टेज है वो आपने क्या परफॉर्म करनी है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद जो आप सेकंड स्टेज करोगे उसमें क्या होगा कि वो कहता है कि जो इम्प्लांट आपने डाला होता है आप उसको रिमूव कर देते हो, ठीक है, और उस इम्प्लांट की जगह आप क्या कर देते हो, एक टेंडन ग्राफ्ट इंसर्ट कर देते हो, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, वो कहता है इसका फायदा ये होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी कि डेवलपमेंट ऑफ द साइनोवियल शीट अराउंड द टेंडन एंड्स और अराउंड द सिलिकॉन इम्प्लांट, ठीक है, सही है, जिसने टेंडन की ग्लाइडिंग को अलाउ किया। साइनोवियल शीट नहीं होगी तो टेंडन की ग्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। सो साइनोवियल शीट की प्रिपरेशन इज अ हेल्पफुल स्टेप, ठीक है, in the repair of this in the repair of flexor tendon ruptures। ठीक हो गया बेटा, यहां तक बात की समझ आ गई है ना। वो कहता है कि इमोबिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट आफ्टर द रिपेयर। वो कहते हैं इमोबिलाइजेशन का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो इमोबिलाइजेशन हमेशा प्रोलॉन्ग्ड होती है आफ्टर अ टेंडन रिपेयर, ठीक है। इट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 वीक्स एटलीस्ट, ठीक है, इतनी इमोबिलाइजेशन लाजमी होती है, ठीक है। वो कहते हैं इस इमोबिलाइजेशन से ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग करनी हो इमोबिलाइजेशन, ठीक है, तो वो किन पेशेंट्स में हम डिले कर सकते हैं। मतलब अगर ये 4 वीक्स की जो इमोबिलाइजेशन है अगर इसको डिले करना हो फर्दर तो वो किन किन पेशेंट्स में हम डिले करेंगे। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, जो कि अर्ली जो कंट्रोल्ड मोशन फेज है, अर्ली कंट्रोल्ड मोशन फेज है, ठीक है, वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें, ठीक है, ड्यू टू एनी फैक्टर, ड्यू टू देयर पेन, ठीक है, और ड्यू टू एनी अदर कॉज, ठीक है, या उसको वो उतने अच्छे तरीके से समझ ना सकें एक्सरसाइजेस को, ठीक है, तो उनमें हम इमोबिलाइजेशन को क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। ये सेम टू सेम ऐसे ही है कि आपने सर्जिकल रिपेयर किया और अब आपके सर्जन ने कहा है कि आपने जाके एक्सरसाइजेस करवानी है, लेकिन वो पेशेंट घर में मौजूद रहे, ठीक है, और खुद से वो कहे कि जी मैं तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहा हूँ और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये उस पेशेंट के लिए मैं आपको सिंपल से लेमैन लैंग्वेज में जो बताऊँ, ठीक है। सेकंड वो कहता है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि बच्चे हों और 7 ईयर्स से कम उम्र हो, ठीक है, जो आपकी बात को समझ ना सकें, ठीक है, उनमें आप इमोबिलाइजेशन को फर्दर प्रोलॉन्ग कर दोगे। फिर ऐसे पेशेंट्स जिनमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो, ठीक है,
सही है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी ऑब्वियसली हो सकती है कि जब वो ट्रॉमा हुआ था तब कोई हेड इंजरी हो गई है, ठीक है, या फिर पहले से कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है, कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी चल रही है, तो उस वजह से भी वो कहते हैं कि आपने उनमें भी इमोबिलाइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देना जब तक कि टेंडन हील ना हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो कि प्रोग्राम को, जो आपने रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया, अर्ली कंट्रोल्ड मोशन फेज का जो आपने प्रोग्राम बनाया, उसको उसके साथ चल ना सकें, ठीक है, या उस प्रोग्राम को कंप्लीटली फॉलो ना कर सकें फॉर 3 to 4 वीक्स, ठीक है, तो उनमें भी हम इमोबिलाइजेशन को क्या कर लेते हैं, प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि अनमोटिवेटेड हैं, हमने पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में बात की थी कि मोटिवेशन ऑफ पेशेंट डज डिपेंड इन द रिहैबिलिटेशन और इन द आउटकम, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, सही है, उनकी और उनकी हिस्ट्री भी है कि उनको प्रीवियसली ये इंजरी हो चुकी है, ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन का रप्चर हो चुका है, उनकी प्रीवियस कंडीशन, प्रीवियस हिस्ट्री भी है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि जी ये तो हमें पता है, हम इजीली परफॉर्म कर लेंगे, उनमें भी आपने इमोबिलाइजेशन को प्रोलॉन्ग कर लेना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो ऐसे पेशेंट्स जिनमें सर्जरी हुई है, ठीक है, और उसके साथ क्या हुआ है कि रिपेयर के साथ साथ, टेंडन के रिपेयर के साथ साथ कोई वेस्कुलर सप्लाई, जो वेजल्स हैं उनकी भी रिपेयरिंग हुई है, कोई पेरिफेरल नर्व्स हैं उनकी भी रिपेयरिंग हुई है, या फिर कोई स्केलेटल फ्रैक्चर्स थे उनकी भी आपने रिपेयरिंग की है, ठीक है, तो उनमें भी आप प्रोलॉन्ग कर देते हो इमोबिलाइजेशन को। So that is an important part के why the immobilization has been prolonged, ठीक है, after 4 weeks, ठीक है, for a tendon repair, ठीक है, तो उनकी ये सारी reasons हो जाएंगी, ठीक है, या indications हो जाएंगी कि हाँ जी बेटा। सर इसको प्रोलॉन्ग करने का पर्पस क्या होता है? बेटा प्रोलॉन्ग करने का पर्पस यही होता है ना कि हीलिंग हो सके। ये जितनी भी मैंने इंडिकेशंस बताई हैं, जितने भी पेशेंट्स बताए हैं, ये अर्ली कंट्रोल्ड मोशन फेज का हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है, ठीक है। अगर तो ये अर्ली कंट्रोल्ड मोशन फेज का में पार्टिसिपेट कर लें, कोई भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर ले, तो उसमें फिर इमोबिलाइजेशन को हमें फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं करना पड़ेगा 4th वीक से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बेटा जो अर्ली कंट्रोल्ड मोशन फेज है आफ्टर अ सर्जिकल रिपेयर, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है, उसमें आपने एडिमा को भी प्रिवेंट करना होता है, उसमें ही आपने एक्चुअली ये बताना होता है कि आप में कितनी अच्छी स्किल्स हैं, ठीक है, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है, आप सर्जन की भी मेहनत को ना रायगा जाने दोगे और आप अपनी भी मेहनत नहीं जाया होने दोगे। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने उसमें इमोबिलाइजेशन भी रखनी होती है, उसमें एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करवानी होती हैं, ठीक है, आपने टेंडन को एडहेजन करना होता है, स्ट्रेंथ को बेहतर करना होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नाउ द सेकंड, वो कहते हैं कि इमोबिलाइजेशन का मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कहते हैं कि इमोबिलाइजेशन का जो मेथड है वो डिपेंड करता होता है थेरेपिस्ट के ऊपर, फिजिकल थेरेपिस्ट के ऊपर, कि इमोबिलाइजेशन का क्या मेथड हो, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि टिश्यू हीलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है इमोबिलाइजेशन का मेथड। एक्यूट स्टेज में इमीडिएटली आफ्टर द रिपेयर कोई और हमें करनी पड़ेगी स्प्लिंटिंग या इमोबिलाइजेशन, जो सब एक्यूट है और क्रॉनिक स्टेज है उसमें हमें चेंज करनी पड़ेगी इमोबिलाइजेशन, ठीक है, ताकि एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। वो कहते हैं कि थर्ड जो फैक्टर है वो है आपके अप्रोच क्या है टू पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज। आफ्टर द सर्जरी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस तक आपकी कैसी अप्रोच है, आप उसको कितना अच्छे तरीके से सीरियस ले रहे हो, ठीक है। उसको अगर आप मजाक समझ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो इमोबिलाइजेशन का मेथड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर तो आप उसको सीरियस ले रहे हो एज अ पेशेंट, ठीक है, तो आपकी इमोबिलाइजेशन का मेथड डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इमोबिलाइजेशन 3 टाइप्स की हो सकती है। एक तो वो कहता है कि द फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट। बेटा नेम को याद रख लें, अ स्टैटिक डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट, ठीक है।
स्टैटिक डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट का मतलब क्या है कि ये जो आपके फ्लेक्सर टेंडन्स का रिपेयर हुआ है यहां पर लाइक दिस, ठीक है, डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक क्या आ जाएगा, एक स्प्लिंट आ जाएगा जो इसको एक्सटेंशन में नहीं जाने देगा आपके फिंगर्स को, ठीक है। ऐसे करके क्या आ जाएगा, एक स्प्लिंट आ जाएगा, डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट, जो आपके फिंगर्स को क्या नहीं होने देगा, एक्सटेंशन में नहीं जाने देगा। जब आपके फिंगर्स एक्सटेंशन में नहीं जाएंगी तो ऑब्वियसली आपके जो सुचेड टेंडन है उसके ऊपर कोई स्ट्रेच फोर्स नहीं अप्लाई होगी। जब कोई स्ट्रेच फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे या फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकंड वन क्या है कि दैट इज द डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट विद अ डायनामिक ट्रैक्शन, ठीक है। वो कहते हैं डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट क्या है, एक अब ऐसा स्प्लिंट होगा, ठीक है, विद डायनामिक ट्रैक्शन। पहले तो एक स्प्लिंट था ना जिसने स्लाइड से भी एक्सटेंशन नहीं होने दी, अब एक ऐसा स्प्लिंट होगा जो कि न्यूट्रल पोजीशन तक क्या करेगा, फिंगर की एक्सटेंशन को अलाउ करेगा, ठीक है, सही है। अब वो कहते हैं ये जो डायनामिक ट्रैक्शन है, डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट ही होगा लेकिन क्या करेगा, डायनामिक ट्रैक्शन देगा। मतलब जब भी पेशेंट इस स्प्लिंट तक अपने फिंगर्स को लेकर जाएगा तो वो जो सुचेड टेंडन्स हैं उनमें क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा, ट्रैक्शन आएगी। और the third one is dorsal tenodesis splint, ठीक है, with a wrist hinge, ठीक है। एक ऐसा स्प्लिंट होगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली आपके डॉर्सल एस्पेक्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन आपके रिस्ट को एट द सेम टाइम अलाउ करेगा कि वो मूव कर सके, ठीक है। सर इसका नाम दोबारा बताएं। वो कहते हैं कि अ डॉर्सल टीनोडेसिस, TENO टीनोडेसिस स्प्लिंट, ठीक है, डॉर्सल टीनोडेसिस स्प्लिंट विद रिस्ट हिंज, HINGE, विद रिस्ट हिंज। अब वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि ऐसा स्प्लिंट होगा जो टेंडन्स की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं अलाउ होने देगा फिंगर्स के ऊपर, ठीक है, इनको बिल्कुल इमोबिलाइज करके रखेगा, इनमें स्लाइड से भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, ना फ्लेक्शन में ना एक्सटेंशन में। लेकिन वो कहता है जो रिस्ट होगी दैट विल बिकम मूवेबल, ठीक है। इसको ये हम सेकंड थर्ड टाइप कहते हैं, किसकी, इमोबिलाइजेशन की। फिर वो कहता है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन। अब वो कहते हैं सेकंड, फर्स्ट जोन के लिए, सेकंड जोन के लिए और थर्ड जोन के लिए हम रिस्ट को और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को फ्लेक्शन में रखेंगे। किस किस के लिए, फर्स्ट जोन के लिए, सेकंड जोन के लिए, थर्ड जोन के लिए हम क्या करेंगे, रिस्ट को भी फ्लेक्शन में रखेंगे, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स को भी फ्लेक्शन में रखेंगे, एमसीपीज को भी। और वो कहते हैं पीआईपीज और डीआईपीज जो होती हैं उनको फ्लेक्शन में रखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहां हमने सबसे मैक्सिमम फ्लेक्शन हमने हासिल कर ली है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर भी और रिस्ट के ऊपर भी। अब अगर हम पीआईपी और डीआईपीज को भी फ्लेक्स कर देंगे तो यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, डीआईपीज और पीआईपीज को स्ट्रेट रखते हुए मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और हम रिस्ट के ऊपर क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम फ्लेक्शन दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है, सही है। ये होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जोन के लिए पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सर पीआईपी और डीआईपी को हमने फ्लेक्स नहीं करना, नहीं करना, इनको एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना, ठीक है। या आप इनको फ्री भी रख सकते हो, क्या कर सकते हो, फ्री भी रख सकते हो, ठीक है। आपने पेशेंट को बता देना कि भाई आपने इनको फ्लेक्स ही नहीं रखना, कोशिश करनी इनको आप एक्सटेंड करें, आप इनको फ्री भी रख सकते हो फिंगर्स को, पीआईपी और डीआईपी को, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि अगर आपका जो रिपेयर है वो हो फोर्थ जोन का, कार्पल टनल का, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि फिर आपने रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को आप क्या करते हो, फ्लेक्शन में रखते हो, ठीक है। अब वो कहते हैं यहां पर मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की जो फ्लेक्शन होती है वो ज्यादा होती है फोर्थ जोन के लिए। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जोन है उसमें मेटाकार्पोफ्लेंजियल फ्लेक्शन हमें कम से भी गुजारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्ट भी फ्लेक्स हो रही है।
तो वो कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जोन में मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की जो फ्लेक्शन होती है वो हम 40 से 70 डिग्री तक रखते हैं, लेकिन जो फोर्थ जोन होता है इसमें हम मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की जो फ्लेक्शन है वो 70 डिग्री से ज्यादा रखते हैं, ठीक है, जिसमें हमने रिस्ट को क्या रखना है, न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, इसमें हमने रिस्ट को फ्लेक्स नहीं करना। फिर वो कहते हैं हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज अ पेशेंट आफ्टर अ पोस्ट ऑफ रिपेयर, आप कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाओगे। तो सबसे पहले वो कहता है कि आपने वार्म अप एक्सरसाइज परफॉर्म करवानी है, सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करवाना है, वार्म अप एक्सरसाइज करवानी है। फिर वो कहता है कि जो पहला लेवल होगा, ठीक है, उसमें हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि पेशेंट ने फिंगर को फ्लेक्शन में रखना है, ठीक है, पहले लेवल पर पेशेंट ने फिंगर को क्या रखना है, फ्लेक्शन में रखना है और होल्ड करके रखना है, ठीक है। सेकंड में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक्टिव फ्लेक्शन परफॉर्म करवानी है पेशेंट से फिंगर की, ठीक है, क्या परफॉर्म करवानी है, एक्टिव फ्लेक्शन परफॉर्म करवानी है फिंगर की। हम पेशेंट को क्या कहेंगे, एक्टिव फ्लेक्शन परफॉर्म करे, और एज अ थेरेपिस्ट आप पैसिवली उसकी फिंगर को क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, और फिर से वो क्या करेगा, एक्टिव फ्लेक्शन परफॉर्म करवाएगा। पहली स्टेज लेवल पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ होल्ड करके रख रहा है पोजीशन को, ठीक है। सेकंड लेवल पर क्या कर रहा है कि वो पूरी मूवमेंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि जो थर्ड लेवल होगा इसमें वो कहता है आप हुक बनानी है, ठीक है, और फिर फिंगर्स को स्ट्रेटन करना है, ठीक है, हुक बनानी है, ठीक है, और फिंगर्स को स्ट्रेटन करना है, हुक बना के फिंगर्स को स्ट्रेटन करें। फिर वो कहता है कि फोर्थ वन में आपने आइसोलेटेड जॉइंट मूवमेंट्स परफॉर्म करवाने, मतलब एमसीपी की फ्लेक्शन लाइक दिस और पीआईपी डीआईपी की फ्लेक्शन, ठीक है। आइसोलेटेड आप ऐसे भी करवा सकते हो लाइक दिस, ठीक है, कि आप पीआईपी को अगर क्या कर देते हो, सपोर्ट कर देते हो, तो आप डीआईपी की भी फ्लेक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। फिर इसी तरीके से अगर आप मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो तो आप किसकी फ्लेक्शन करवा सकते हो, पीआईपी की भी फ्लेक्शन करवा सकते हो लाइक दिस। मैंने सिंपली क्या किया हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड की हुई, ठीक है। सो मैं पीआईपी को भी फ्लेक्स कर सकता हूं, मैं डीआईपी को भी फ्लेक्स कर सकता हूं, मैं पीआईपी को भी फ्लेक्स कर सकता हूं, और मैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की भी फ्लेक्शन करवा सकता हूं। सो आइसोलेटेड मूवमेंट्स एट फोर्थ लेवल। फिफ्थ लेवल पर क्या है, वो कहते हैं कि आपने जितने भी जो प्रीवियस लेवल्स आपने अचीव किए उनमें आपने इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हो। फिर वो कहते हैं जो सिक्स्थ लेवल होता है इसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाते हैं। इसमें एक फिंगर को हम लोग रेजिस्टेड एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं, रेजिस्टेड फ्लेक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जो सेवंथ लेवल होता है उसमें हम लोग वही जो जो हम लोगों ने थर्ड लेवल पर बात की थी ना कि हुक बनानी है फिंगर्स की, ठीक है, वो कहते हैं ये हुक बनाने के लिए हम लोग क्या परफॉर्म करवाते हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइज, रेजिस्टेड हुक बनवाते हैं सेवंथ लेवल पर। और जो वो कहता है एट्थ लेवल है, जिस तरीके से हमने फोर्थ लेवल पर एक एक फिंगर की वो करवाई थी, एक एक फिंगर के जॉइंट की आइसोलेटेड जॉइंट मूवमेंट्स परफॉर्म करवाई थी, आइसोलेटेड जॉइंट मूवमेंट्स। वो कहते हैं एट्थ लेवल पर भी आपने आइसोलेटेड जॉइंट मूवमेंट्स परफॉर्म करवानी होती हैं लेकिन विद रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वो कहते हैं जो स्टैटिक डॉर्सल सप्लेंट था, जो हमने पहले बात की कि जी कौन कौन सी इमोबिलाइजर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जो स्टैटिक डॉर्सल सप्लेंट होता है ये हम लोग यूज करते हैं अर्ली फेज में, अर्ली स्टेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जो डायनामिक ट्रैक्शन है, ऑब्वियसली मैंने उसका पहले आपको एडवांटेज बताया कि वो मूव अलाउ करता है फिंगर्स की मूवमेंट को, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जो टीनोडिसेस है ऑब्वियसली वो आपकी रिस्ट को, रिस्ट की फ्लेक्शन को वो करता है, ठीक है, फुल रिस्ट फ्लेक्शन अलाउ करता है, ठीक है, लेकिन जो रिस्ट एक्सटेंशन होती है उसको लिमिटेड कर देता है, ठीक है, फ्लेक्शन वो फुल अलाउ करता है, ठीक है। So this is all about the ruptures, ठीक है, and surgical repairs associated with flexor tendons,
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक्सटेंसर टेंडेंस को भी रिपेयर करते हैं, ठीक है। डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस कहां पर आ जाता है कि यहाँ पर आपके फ्लेक्सर टेंडेंस हैं, वहां पर आपके एक्सटेंसर टेंडेंस है, ठीक है। So the mechanisms remain the same, ठीक है। All these principles जिनकी हमने बात की है कि जी ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, इमोबिलाइजेशन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सर्जिकल रिपेयर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपके पास सप्लिंटिंग कौन कौन सी होनी चाहिए, आपने मूवमेंट परफॉर्म कैसे करवानी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए एक्सरसाइज का। जो जो बात हमने फ्लेक्सर टेंडन रिपेयर के लिए की है वही हमने किसके लिए करनी है, एक्सटेंसर टेंडेंस के रिपेयर के लिए करनी है, ठीक है। सो देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू रिपेयर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट जॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट जॉइंट। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द हिप जॉइंट, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करेंगे, ठीक है। यहां तक आपकी अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट, ठीक है, आपकी स्पाइन, ये सारी आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यहां तक बात की बेटा समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? सर जी बेटा। सर मेरा प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन था सर, प्रोनेशन ट्विस्ट टू सुपनेशन ट्विस्ट। सर क्या ये होता जरा है? बता दें सर, ये बता दें। ये देखो, ये मिड प्रोन पोजीशन है मेरे हाथ की, ये प्रोनेशन में जा रहा है, ठीक है, और ये क्या है, सुपिनेशन है। अगर प्रोनेशन इसको हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है कि ये वाली साइड मेरी नीचे जा रही है और ये वाली साइड मेरी ऊपर आ रही है, ठीक है, ऐसे ही है ना। ये साइड क्या हो रही है, नीचे जा रही है ड्यूरिंग द प्रोनेशन, और ये वाली साइड क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। अब वो कहता है कि जब मैं इसको सुपिनेशन में लेकर जाऊंगा तो ये वाली साइड क्या होगी आपकी, ये वाली साइड ऊपर की तरफ जाएगी और ये वाली साइड क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। रिवर्स हो जाएगा ना। प्रोनेशन में ये वाली साइड, थंब वाली साइड मेरी क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ये वाली साइड क्या कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। तो सुपिनेशन ट्विस्ट में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये वाली साइड ऊपर की तरफ जाएगी और ये वाली साइड क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। उसमें क्या बात थी, उसमें ये बात थी कि आपकी 4 कार्पल बोन्स हैं, 2 को अलहदा कर दिए, 2 को अलहदा कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो 2 हैं, क्योंकि एक के ऊपर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है और एक के ऊपर कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई हो रहा है। जी इस चीज को देखो ना बेटा, कनकेव टू कन्वेक्स रूल जहां पर अप्लाई हो रहा है उसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी उसी डायरेक्शन में ग्लाइडिंग होगी। लेकिन यस सर। एडजेसेंट जो 2 बोन्स हैं वहां पर कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, ठीक है, ग्लाइडिंग उसके ऑपोजिट होगी। तो डेट्स व्हाई लाइक दिस, ये 2 बोन्स और ये 2 बोन्स, ठीक है, 2 बोन्स ऊपर की तरफ ग्लाइड कर रही होंगी और एट द सेम टाइम 2 बोन्स नीचे की तरफ ग्लाइड कर रही होंगी। बात की समझ आई है? तो जो जी सर। बोन्स ऊपर की तरफ कर रही होंगी और 2 बोन्स नीचे की तरफ, डेट इज द प्रोनेशन ट्विस्ट, ठीक है। और अगर 2 बोन्स नीचे की तरफ कर रही हैं और 2 बोन्स ऊपर की तरफ कर रही हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो डेट विल बी अ सुपिनेशन ट्विस्ट, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। सर एक बात और कहनी थी कि जब आप रिकॉर्डिंग्स अपलोड करेंगे ना, उसमें सर आप पोस्चर वाली भी कर दीजिएगा। क्वेश्चंस वाली नहीं सर, पोस्चर वाली 6th लेक्चर था सर, वो आपने नहीं किया था। हो जाएगी वो कल मिल गई है पोस्चर वाली, ठीक है, हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी बच्चों, ओके बेटा, सर अल्लाह हाफिज़। जी सर ये जो रिकॉर्डिंग होंगी वो तो एक दिन बाद ही होंगी, लेकिन जो सिलेबस वगैरह ना और लेक्चर है वो काइंडली आज ही कर दीजिएगा ताकि ना उस लिहाज से हम तैयारी कर लें, ठीक है क्योंकि बेटा, हमने रिस्ट और एल्बो की तो स्टार्ट कर दी है, तो स्पाइन की भी पता चल जाए। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।